हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स। मैंने आपको नोट्स भेजा था ट्रायंगल्स का, तो उसमें सिमिलरिटी की डेफिनेशंस वगैरह थी। तो चलिए, सिमिलरिटी की डेफिनेशन में फिर से तब बताऊंगा जब मैं सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम शुरू करूंगा। अभी हम पढ़ लेते हैं कि मैंने आपको जो जो भेजा था कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में भेजा था, तो उसे ही देख लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे ये मैंने आपको भेजा था थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अब थ्योरम को मतलब होगा कोई रूल, कोई स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसको प्रूव करने के जैसे कोई रूल होगा, जैसे यहाँ पे थेल्स थ्योरम थी क्या, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसका सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा है, इसका मतलब क्या है। इन शॉर्ट, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, इसमें कोई साइड आप खींचो किसी एक साइड के पैरेलल, इस ट्रायंगल के एक साइड बी सी के पहले हमने एक साइड डी सी खींच दी है, तो ये जो बाकी अदर टू साइड्स हैं ए बी और ए सी, इन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। इसका ये शॉर्टकट था कि इन शॉर्ट ये लैंग्वेज क्या कह रही है। तो थ्योरम कोई रूल होगा और उस बात को प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा, थ्योरम एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में कोई भी लिटरल्स यूज नहीं किए जाएंगे, कोई अल्फ़ाबेट का टर्म यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सीधे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो जब हम उस थ्योरम को प्रूव करने करेंगे, तो देखिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 3 या 4। गिवन कि हमें दिया क्या गया है, टू प्रूव प्रूव क्या करना है, और ये ऑप्शनल होता है कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर आप उस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं तो सीधे प्रूफ होगा। तो ये 4 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। वैसे मैंने आपको लिख के भेजा था क्या क्या कैसे होता है। अब गिवन में हम सेम चीज़ों को लिटरल्स में लिख देते हैं, जो बात यहाँ कही गई है उसी को हम लिटरल में लिखेंगे, ठीक है। ये हर थ्योरम में ये इस्तेमाल करें। कभी भी आपको कोई सवाल भी, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया या थ्योरम का नाम नहीं दिया गया ये थ्योरम है, सीधे एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन पूछा गया और इसमें कहीं लिटरल्स नहीं दिए हैं, मतलब ए बी सी कुछ साइड का नाम नहीं दिया है, तो वो जो थ्योरम अपडेट करेंगे और उसमें गिवन टू प्रूव ये चारों स्टेप फिर आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं थेल्स थ्योरम क्या है। स्टेटमेंट ये है, उसका सरल भाषा में आपसे बताऊं तो अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पहले, ये ट्रायंगल हमारे पास था ए बी सी, पहले आप देख लो कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है। कोई ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ पे 3 साइड हैं, ए बी बी सी और ए सी। तो किसी एक साइड मान लेते हैं बी सी के पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं डी, ठीक है। किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो जो बाकी 2 अदर टू साइड है, अब अदर टू साइड क्या बची हैं, ए बी और ए सी। तो ये साइड इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ये जो साइड हुई डी ई, ये ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ए बी को ये साइड डिवाइड कर रही है, ये साइड जो डी ई है ए बी को डिवाइड कर रही है ए डी रेशियो डी बी में, ठीक है। और यही साइड ए सी को किस में डिवाइड कर रही है, ए ई रेशियो ई सी में। ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल। यही कहता है हमारा थेल्स का थ्योरम, सही है। तो हमने गिवन में क्या लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक ट्रायंगल दिया गया था इन विच, अब कोई एक साइड के पैरेलल हमने लाइन खींची है डी, तो डी ई पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी है, एंड डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली में ये बता दिया कि बी सी के पैरेलल में डी खींचा जो ए बी और ए सी को डी और ई पे रिस्पेक्टिवली कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब हमें टू प्रूव में जो प्रूव करना है उसे हम लिटरल में, वो कह रहा है रेशियो इक्वल होंगे तो उसको हमने नेमिंग कर दी टू प्रूव में, ठीक है। हम यहाँ पे नेमिंग करते चलते हैं। तो ट्रू प्रूव में हम लिख दिया ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बताते हो। हमने डी से ए सी पे परपेंडिकुलर डाला डी एम और ई से ए बी पे डाला ई एल। मतलब आप यहाँ से डी से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर, तो ये डॉट डॉट आप करिएगा, मैं पूरी कर रहा हूँ ताकि दिखे प्रॉपरली। और ई से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये मान लेते हैं इसे हमने क्या कहा था, डी एम कहा था और ई एल कहा था, ठीक है। हमने ये जो नई साइड से इसके दोनों पॉइंट्स है, जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी और ई, इससे इस साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इससे एक साइड परपेंडिकुलर डाल दिया। अब यहीं पे आप एक चीज़ और ध्यान यहीं पे दे दो कि जैसे ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है। और ये साइड हमारी कोई है, मान लो आप पी क्यू साइड है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि पॉइंट ए की पी क्यू से डिस्टेंस क्या होगी,
ए की पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी, तो आप ए से पी क्यू पे परपेंडिकुलर डालते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट से किसी साइड पे हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर यूनिक होगा। आप कैसे डालते हैं आपको पता होगा, आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस का लगभग एक आर्क बना के यहाँ से कट करते हो, फिर यहाँ से एक नीचे और यहाँ से भी एक नीचे मारते हो और इससे मिलाती हुई एक लाइन खींचते हो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाती है। मान लेते हैं ये हो जाता है ए एम, तो ए एम ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए का इस पी क्यू से। अब पी क्यू चाहे जितनी लंबी हो, चाहे जहाँ तक चली जाए, ठीक है, हमें किसी भी सेक्शन में कुछ भी काम होगा, हम जब ए से पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे तो यही ए एम इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की जब हमें डिस्टेंस लेनी होती है, तो उस पॉइंट से उस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, ये ए एम वही होगी इसकी यहाँ से डिस्टेंस। ओके, इस बात को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं थ्योरम को हमने प्रूफ कैसे किया था। सारे स्टेप्स तो आपके नोट्स में मैंने लिख के भेजे थे, बस आपको ये समझना है कि इन शॉर्ट, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कैसे हमें इसकी प्रूविंग करनी थी, तो आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए देख लेते हैं हमने प्रूफ में किया क्या था। हमें प्रूव करना है इधर ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ए डी ई आप ले लो, ए डी ई, करेक्ट। हमें एक्चुअली यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उनका एरिया का रेशियो निकालना होगा। ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में साइड ए डी आ जाएगी, और अगला ट्रायंगल मैं ले लूँगा। आप एक काम ये भी करो, कंस्ट्रक्शन में दो काम करना था, डी से सी को मिला दो अब, और ई से बी को मिला दो, सही है। अगर ये साफ ना दिख रहा हो, मैं एक बड़ा सा बना देता हूँ। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी ई, करेक्ट। हमने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला था, इससे इसे मिला दिया, इसे बी को मिला दिया, करेक्ट। अब आप ट्रायंगल ले रहे हो, एक बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, और इसमें ए डी साइड आ जाएगी, और एक ट्रायंगल और लो आप दूसरा, जिसमें ये अगली साइड बी डी आ जाए, तो मैं ले लेता हूँ बी ई टी, डी ई बी या बी डी, आप जो भी समझे, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी में लिख रहा हूँ, डी ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो। ऊपर इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे ऊपर, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे नीचे। अब ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होगा हाफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट। आप कोई भी बेस कोई भी हाइट ले सकते हो, जैसे कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, मान लो आप है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, अगर मैं बी सी को बेस ले रहा हूँ तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा वो हाइट होगा। अगर मैं अपना बेस ए सी को मानूंगा तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा, ठीक है। तो मैं, और ट्रायंगल का एरिया तो सेम रहेगा, आप चाहे लिखो, मान लो आप ये हाइट आपकी आती है ए एम और ये है बी एम, तो चाहे आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लो हाफ बी सी इंटू ए एम, और चाहे ट्रायंगल का एरिया निकालो आप हाफ ए सी इंटू बी एन, एरिया तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप जो बेस ले रहे हो बस उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेना होता है बस। तो हम ए डी ई का जब एरिया निकाल रहे हैं तो मैं बेस ले रहा हूँ ए डी को, तो मैं लिखूँगा हाफ बेस हमारा हो गया ए डी इंटू हाइट। हाइट हमने ये हाइट मतलब होगा इस साइड, अब ए डी को हमने बेस लिया है तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से जो इस पे परपेंडिकुलर डाला गया होगा, तो हमारी हाइट हो जाएगी, यहाँ पे हमने एल लिया है और यहाँ पे एम, तो हाइट होगी हमारी ई एल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ए डी इंटू ई एल। अब हम निकालेंगे एरिया डी ई बी का, ये भी होगा हाफ इंटू बेस, बेस हम यहाँ पे इस बार ले रहे हैं बी डी, ठीक है। इस बार हम बेस क्या ले रहे हैं बी डी, इस वाले ट्रायंगल के लिए डी ई बी, ट्रायंगल जो डी ई बी है इसका बेस हम ले रहे हैं बी डी, और हाइट अब इसी के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा उससे डाला गया परपेंडिकुलर, तो इसके सामने बी डी के सामने वर्टेक्स है हमारा ई, इस ट्रायंगल बी ई डी के लिए, ठीक है। तो इससे इस साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपको पता होगा ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी वर्टेक्स से, तो हो सकता है उसी साइड पे आए कभी कभी, और हो सकता है उस साइड के बाहर भी चला जाए उस साइड को एक्सटेंड करने पे। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस साइड की, कहने मतलब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस साइड की डिस्टेंस, तो वो यही होगी, क्या होगी ई एल, करेक्ट। जैसे अगर ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे बना हो, मान लो आप यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो अगर ये ए बी सी है, अगर आपको ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डालना है तो ये परपेंडिकुलर अंदर नहीं जाएगा, तो आपको बी सी को ये पीछे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। वही वाला केस यहाँ पे है, ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो ये परपेंडिकुलर पीछे गया है, चूँकि हमने डाला है तो वही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी हाइट यही होगा हमारा इंटू ई एल,
करेक्ट। तो हमने किया क्या कि दो ट्रायंगल लिया, एक ऊपर वाला और एक ऐसा ट्रायंगल लिया इधर से जिसमें बी डी आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ईएल ईएल और हाफ, तो ये हमारा बच जाएगा ए डी अपान बी डी, इधर की साइड का रेशियो हमारा आ गया, ये आया इस ट्रायंगल का एरिया अपान इस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो इक्वल, करेक्ट। इसे डाल दो आप इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में आप फिर से आप इधर से हम चलेंगे, फिर से आप ट्रायंगल का एरिया लो, अब हम ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ए डी ई ले लेते हो आप अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप देखो ए डी ई में इस बार मैं बेस लेने वाला हूँ ए ई को, करेक्ट। इस ट्रायंगल ए डी में मैं बेस लूँगा ए ई को, तो हाइट हमारी डी एम हो जाएगी। और दूसरा ट्रायंगल मैं लूँगा ए ई तो आ जाएगी इधर जब मैं बेस ए ई लूँगा तो, और दूसरा मैं ट्रायंगल लूँगा ई डी सी ताकि बेस हमारा क्या आ जाए ई सी। तो ये लूँगा ई डी ई सी कह दो आप, डी ई सी इसको टू अब ए डी ई का आप देखो मैं एरिया क्या लिखूँगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में ए ई लिख रहा हूँ, वही टर्मिनोलॉजी होगी जो मैंने अभी तक बताया। हाफ ए ई इंटू हाइट क्या होगी इस बार डी एम, जो कि हमने इस अब ए डी ई में अगर हमने बेस ए ई लिया है तो हमारा अपोजिट वर्टेक्स होगा डी, और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है डी एम, हाफ ए ई इंटू डी एम अपान, अब डी ई सी का हमें निकालना है एरिया डी ई सी का, तो हाफ बेस हम ले रहे हैं ई सी, और हमारा हाइट अगेन यही वाली होगी, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर भी हाइट हो सकती है, तो हमारा हाइट इस बार भी क्या होगा डी एम, यहाँ पे भी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आया ए ई अपान ई सी, ये डाल दो आप इक्वेशन 2। अब आप देखोगे नोट्स में तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड, ठीक है, हमें इक्वल लाना है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो रेशियो दिए हैं, ऊपर वाला तो दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी, अगर नीचे यहाँ पे एरिया डी ई बी है और यहाँ पे क्या है एरिया डी ई सी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो लेफ्ट वाले भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो डी ई बी और डी ई सी, करेक्ट, डी ई बी और डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखोगे तो सेम बेस ले लो आप डी ई, दोनों में डी है, डी ई बी में भी डी है और डी ई सी में भी डी है, और डी ई और बी सी क्या हैं पैरेलल हैं, करेक्ट, डी ओ बी सी क्या है पैरेलल है, मतलब यहाँ से दोनों जो परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल होंगे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल है ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया, या फिर वैसे आप कर लो सेम बेस होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी डी ई बी और डी ई सी का एरिया क्या होगा इक्वल। तो लेफ्ट सॉरी लेफ्ट और लेफ्ट आपके क्या हो जाएंगे इक्वल दोनों इक्वेशन के, तो 1 और 2 से आप क्या लिख सकोगे, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, नोट्स प्रॉपर मैंने दिया था। 1 और 2 से आपके राइट राइट भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो आपको मिल जाएगा ए डी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी, या आप इसे डी बी लिखो, चाहे बी डी लिखो चाहे डी बी, चलो मैं डी बी लिख देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में लिखा है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ई अपान ई सी। ये थी थेल्स थ्योरम या इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके बाद आपको दो कोरोलरी बताई गई थी। कोरोलरी क्या था कि इससे रिलेटेड रिजल्ट, कि हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके और क्या क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम इस्तेमाल करके एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे था ए बी सी था, ये डी ई था, करेक्ट, तो हमने निकाला ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, अगर आप एक बार पूरा ए डी ले लो और दोबारा पूरा ए बी ले लो तो हम लिख सकते हैं ए डी अपान ए बी, तो सिमिलरली हमें इधर भी लेना होगा ए ई अपान ए सी, या मतलब मैंने एक बार इधर का छोटा पार्ट लिया पूरा लिया, फिर इधर का भी छोटा पार्ट इधर का पूरा, या आप ये वाला पार्ट ले लो फिर पूरा ले लो, ये वाला पार्ट ले लो ये पूरा ले लो, तो आप उसे भी प्रूव कर सकते हो। ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। कैसे, जैसे आप ये लिखा है आपका ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी लिखा है, ठीक है। मैं अब करना क्या चाहता हूँ, मान लो आपको प्रूव करना है ए बी अपान डी बी, ठीक है, ए बी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान ई सी, तो बस हमें देखना क्या है डी बी और ई सी तो बचा रहेगा, आपको ए डी हटा देना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे +1 ऐड कर दो उसमें, ए डी अपान डी बी छोटा वाला नीचे रखते हैं और +1 करेंगे
तो ये भी ऊपर जाके ऐड होगा तो हमें पूरी साइड मिल जाएगी। अभी आप देखो इक्वल टू ए ई अपान ए सी प्लस 1, करेक्ट। दोनों तरफ हमने 1 1 ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो डी बी एलसीएम आएगा, फिर डी बी इधर मल्टीपल होगा तो ये बचेगा ए डी प्लस डी बी अपान डी बी, तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो ये आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, जब इसे आप सॉल्व करोगे अपान डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ए सी अपान ए सी। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ए डी प्लस डी बी जो होगा, ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान ए सी। सही है, ये पूरा और अपान इतना हो गया। अगर आपको ये चाहिए, यहाँ पे पूरी साइड और नीचे वाला पोर्शन का रेशियो सेम आया है। और अगर आपको चाहिए जो दूसरी वाली इक्वल थी, क्या था, ए बी सी डी और ई। अगर अब आपको चाहिए ए डी और ए बी में रिलेशन, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास पहले से ही क्या था, ए डी अपान डी बी, ये तो हमने थर्ड थ्योरम से प्रूव कर रखा है ना, ए ई अपान ई सी, इतना तो था। अभी आप देखो हमें ये वाला पोर्शन और पूरे का रेशियो, ये वाला पोर्शन और पूरे का रेशियो चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा। आपको करना क्या होता है, जो बचाना है उसे आप नीचे ले जाओ। जैसे हमें ए डी चाहिए और पूरा ए बी चाहिए, तो ए डी तो चाहिए ना, तो मैं इसे नीचे ले जाऊँगा। तो दो चीज़ें हैं, आप दोनों तरफ रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो कोई फ़र्क इक्वलिटी में नहीं पड़ेगा। इससे आप लिख सकते हो डी बी अपान ए डी इक्वल टू ई सी अपान ए ई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, ठीक है। अब आप दोनों तरफ ऐड करो 1, डी बी प्लस 1 अपान ए डी इक्वल टू ई सी, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 1 ऐड करेंगे, ई सी अपान ए ई प्लस 1, ठीक है। मतलब दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया। न्यूमरेटर में आप सीधे 1 नहीं ऐड करोगे, वो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 1 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे, डी बी प्लस ए डी अपान ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपान ए ई, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व हो गए, फिर से ऊपर बचेंगे ए बी अपान ए डी इक्वल टू, वो सॉल्व हो के आएगा ए सी अपान ए ई, करेक्ट। तो आपको जो वाला पोर्शन चाहिए, जैसे डी बी में चाहिए था तो हमने डी बी को नीचे रखा और जो ऊपर था वो ऊपर रखा, बस दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो जो कुछ भी आया ए बी और डी बी में आ गया। अगर हमें ए डी में चाहिए था तो हमने पहले ए डी को नीचे रखा, तो जो डी बी था वो ऊपर चला गया, फिर प्लस 1 ऐड किया तो डी बी के साथ ए डी होकर ए बी हो गया और हमारा ए डी बचा था। इसी तरह इधर ए सी और ई के लिए था, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि आप जैसा इधर का रेशियो ले रहे हो वैसा ही उधर का लोगे, तो वो दोनों इक्वल होंगे जब तीसरी के पहले कोई एक साइड हम खींचते हैं तो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको लगाने थे, बहुत सिंपल थे। कोई पोर्शन दिया होगा, कोई पोर्शन नहीं दिया होगा, तो हम यही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के किसी भी पोर्शन को निकाल सकते हैं साइड का, करेक्ट। और इसका कन्वर्स था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या था, बस मैं आपको समझा देता हूँ, नोट्स मैंने आपको दिया था। उसका कन्वर्स था कि अगर ये लाइन आप फिर समझ देता हूँ, जैसे कोई ट्रायंगल था, वो ये कह रहा है कि ए बी सी डी, ये था, वो कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी है, ठीक है, मतलब कोई एक साइड किन्हीं दो साइड्स को, ट्रायंगल के अंदर कोई एक साइड किन्हीं दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें प्रूव करना था कि वो साइड तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमें गिवन है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, तो प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी है, करेक्ट। तो हम करेंगे क्या, मान लेते हैं, देखिए इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव होगी। किससे, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा, हम उल्टा इसे दिखाएंगे। वो कह रहा है प्रूव करो डी पैरेलल है बी सी के, हम मान लेंगे इफ पॉसिबल, इसमें हमें लिखना होगा, अगर कहीं प्रूव किया है तो मैंने आपको दिखाता हूँ, ये कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये मैंने थोड़ा कन्वर्स किया है, ये आपको बताया था। हम यहाँ शुरू करते हैं, इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, करेक्ट। हम मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो हम ले लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है, तो आप इस पॉइंट डी से बी सी वाली एक लाइन तो खींच ही सकते हो। हम मान लेते हैं वो डी एफ है, क्या मान लेते हैं, हम एक दूसरी लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि ये पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। तो अब अगर ये पैरेलल होगा तो बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास ये भी हो सकता है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, ठीक।
तो क्वेश्चन 1 और 2 से हमारे पास आ क्या गया था एटलीस्ट कि ए एफ अपान एफ सी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, ए और एफ अगर अलग अलग हैं तो इस पॉइंट का इसके साथ जो रेशियो होगा वो इसके और इसके साथ रेशियो इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल तभी होता जब ई एफ पे ही लाई करता। तो हम दिखा देंगे ई और एफ हमारे एक ही होंगे, मतलब डी एफ जो हमारा डी एफ है वो डी ई होगा, तो मतलब डी पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो कन्वर्स से जब प्रूव करना होता है बस आपको कंडीशन लिखने देनी होती है लैंग्वेज में कि हाँ ये इस तरीके से होगा, वो प्रूव होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो सिंपल सवाल थे वो आप लगाए होंगे। अब मतलब कुछ टेक्निकल सवाल जो होते हैं, जैसे अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 11 था, तो आपको किसी भी ट्रायंगल में करना क्या होगा, इसमें टेक्निक है कि जैसे आप देखो सवाल में दिया है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी ई एंड बी डी पैरेलल ई एफ। अब आपको कुछ भी प्रूव करना हो, मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मुझे ये पता है कि अगर दो साइड पैरेलल दिया है तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड मुझे एक ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे आप ले लो ए बी पैरेलल डी ई, ये देखो आप ए बी पैरेलल डी ई, इसमें बड़ी वाली साइड ढूंढो आप और छोटी वाली, ए बी बड़ी है डी ई छोटी है, तो इनसे मिलाते हुए जो ट्रायंगल बनेगा उसका रेशियो आप निकालो, उसकी जो दो साइड्स हैं उनके प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप रेशियो निकाल लो, लिख दो। अब दूसरा वाला ढूंढो आप, बी डी पैरेलल ई एफ, कहाँ है बी डी, कहाँ है ई एफ, देखो ये है बी डी पैरेलल ई एफ, करेक्ट, बी डी पैरेलल ई एफ। अब बी डी बड़ी है और ई एफ क्या है, छोटी, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक ट्रायंगल बना दो। आप बड़ी वाली साइड से चलो और उस वाली साइड को कंटेन करते हुए किसी पॉइंट तक आप जरूर पहुंचोगे अगर पहले दिया है तो। अब ये वाला बाकी सारे फिगर को आप भूल जाओ, बस आपको ये ट्रायंगल दिखना चाहिए बी डी सी, बी डी सी। अब इसमें आप देख रहे हो ये है और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से भी आप फिर से निकाल सकते हो सी एफ रेशियो एफ टी इक्वल टू सी ई रेशियो ई बी। ठीक है, सी ई अपॉन ई बी। आप देखोगे दोनों इक्वेशन में एक तरफ का चीज़ कॉमन होगा तो दूसरी तरफ वाला भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप प्रूव कर पाओगे। तो हर तरफ ट्रायंगल में जितने भी पैरेलल साइड्स दी होंगी हम उनको जरूर ढूंढ लेंगे, उन्हीं से दो ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, एक बड़ी होगी और एक छोटी, तो हम बड़ी साइड की तरफ से छोटी साइड को कंटेन करते हुए किसी पॉइंट तक पहुंचेंगे और एक ट्रायंगल बना के हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो हमेशा जो प्रूव करना होता है वही हमें मिल जाएगा। सिंपल सवाल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 हो ही गया होगा, कोई सिंपल थ्योरम रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, कैसा भी आप क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या करेगा, आपको क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या कह सकता है। क्वाड्रिलेटर के किन्हीं पॉइंट्स को मिलाने पे एक नया क्वाड्रिलेटर बनेगा। ठीक है, और वो कह रहा है वो पैरेललोग्राम होगा। अब आप देखो होगा क्या यहाँ पे कि अब वो ये जो पॉइंट दिया था, जैसे मान लो आपको ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल दे देता है और पी क्यू आर एस उनकी साइड पे कोई पॉइंट्स दे देता है और कहता है पी क्यू आर एस को मिलाने पे आप प्रूव करोगे पैरेललोग्राम बनेगा या कोई भी क्वाड्रिलेटर बनेगा। इसमें देखो आप कर क्या सकते हो, ये पैरेललोग्राम कब बनेगा, क्या पी क्यू आर एस, ये तब बनेगा जब ये और ये अपोजिट साइड्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो हम करेंगे क्या, हमें P और Q किस तरीके से AB और CD को डिवाइड करते हैं BC को, और ये इन सब साइड्स को वो गिवन होगा। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 16 था, हाँ इसमें दिया था कि हर पॉइंट अपने साइड्स को 1:3 में डिवाइड करता है, जैसे 3:1 में, यहाँ से आप चलेंगे तो 1:3, इधर से चलेंगे आप तो 3:1 में। ठीक है, तो ये जैसे 3:1 अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था, जैसे ये P था, पी बी ए बी को 3:1 में अगर डिवाइड कर रहा था इधर से, और बी सी को ये 3:1 में डिवाइड कर रहा था, तो हम करेंगे क्या, एक डायगोनल आप खींच दोगे हमेशा। ठीक है, अब डायगोनल खींचोगे आप और उससे एक ट्रायंगल बनाओगे। ये देखो आप, ये ए सी डायगोनल था और बी को आप ले लेते हैं, तो ए सी बी ट्रायंगल में बी पी अपान पी ए इक्वल टू बी क्यू अपान क्यू सी होगा। करेक्ट, क्योंकि उसने दिया है इस तरीके से रेशियो में 3:1 2:1 जिस भी रेशियो में दिया है। ठीक है, एक फिक्स रेशियो देगा आपको, तो आप कन्वर्स आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो सेल्स थ्योरम का कन्वर्स था उससे आप अप्लाई करोगे और बताओगे कि ये साइड ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड पैरेलल होगी, ए सी और पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे। फिर आप आओगे इधर, सिमिलरली आप दिखाओगे कि जो एस आर है वो भी इसके पैरेलल होगा, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, एस आर भी ए सी के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। सिमिलरली अब इस सारे फिगर को आप भूल जाओ, अगर फिर से वो क्वाड्रेटर बना होता और हम ए बी बी से सॉरी डी से बी को मिलाते, बी डी दूसरा वाला डायगोनल खींचते, तो सिमिलरली हम दिखा देते कि फिर से ये इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, मतलब सी आर अपान आर डी इक्वल टू सी क्यू अपान क्यू बी होता।
तो फिर से ये वाली साइड इसके इस डायगोनल के पैरेलल होती है और सिमिलरली ये वाली साइड भी इसी डायगोनल के पैरेलल होती है, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाते हैं। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको प्रॉपर नोट्स दिया था, ठीक है। तो इसके अपोजिट्स जो साइड्स हैं दोनों पेयर वो पैरेलल होंगे तो पी क्यू आर एस भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। कभी कभी दे देगा पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है बी बी सी सी डी के, तो भी आपको पता है कि रेशियो इक्वल ही होगा, तो हम बड़ी आसानी से दिखा पाएंगे। जब भी हमें इसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिखाना होगा पैरेललोग्राम, तो हम बड़ी आसानी से दिखा पाएंगे कैसे, एक डायगोनल की मदद से। आप डायगोनल खींचोगे और हर डायगोनल को अपोजिट पेयर के पैरेलल आप दिखा दोगे। कभी कभी कह देगा कि आप दिखाओ ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो वो इसके गिवन कंडीशन पे भी होनी चाहिए कि हम एंगल भी इसका दिखा पाएँ कि ये 90 डिग्री होगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे पैरेललोग्राम आपने दिखा दिया, अब कहीं से अगर आप दिखा दें कि ये 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी में दी जाएगी, तो हम उस तरीके से दिखाएंगे, ठीक। तो बस ये एक ट्रिक थी कि हम कैसे कुछ दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम। किसकी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन 10th में आपको मिड पॉइंट थ्योरम का उतना लंबा प्रूफ नहीं करना है, सीधे आपको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थर्ड थ्योरम से कर देना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ए बी सी डी और ई। मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी अगर हम किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मतलब अगर साइड ए बी हो और ए सी हो, ए बी का मिड पॉइंट डी हो, ए सी का मिड पॉइंट डी हो, अगर हम डी और ई को मिला देंगे तो ये साइड जो थर्ड साइड बची जिसके मिड पॉइंट हमने नहीं लिया था उसके पैरेलल होगी। तो ठीक है, आप दिखा दो कि डी क्या कहते हैं मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब ए डी इक्वल टू डी बी होगा, मिड पॉइंट है। तो आप इस साइड का रेशियो निकाल लो कि डी इसे किस रेशियो में डिवाइड करती है, ए डी रेशियो डी बी 1 आएगा। इधर का भी रेशियो निकाल लो आप, ए ई रेशियो इसी कितना आएगा 1 आएगा। तो अपने आप में मिल गया ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ए सी, मतलब डी क्या कर रहे हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो बाई कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब हम कन्वर्स निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का, कि हमें दिया होगा ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, ठीक है। सॉरी, हमें ये दिया है, इसका कन्वर्स था जो, अच्छा ये इनके मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है, अच्छा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हाँ ये था कि अगर हम किसी एक साइड को, जैसे यहाँ पे ये किसी ए बी का मिड पॉइंट है डी, डी से हम अगर बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे तो जो अगली वाली साइड है उसके मिड पॉइंट को ही मिलाएगी, करेक्ट। तो इसे भी हम कन्वर्स से प्रूव करेंगे। मतलब में गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट डी है और डी से एक लाइन डी खींचते हैं जो बी सी के पैरेलल है, तो हमें प्रूव कर देना होगा कि ई भी ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पहली बात तो गिवन है कि डी क्या है हमारा मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो आप, और दिया है डी पैरेलल है बी सी के, तो ये तो सीधे हो जाएगा, इसमें कन्वर्स भी नहीं लगाएंगे आप, सीधे थर्ड थ्योरम से करना क्या, डी पैरेलल बी सी, तो ये इंप्लाई करेगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, करेक्ट। अब ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा 1, चूंकि दोनों इक्वल थे, तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू आ जाता है 1, तो ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी, और जैसे ये दोनों इक्वल आएंगे तो ई हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी का। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी हम थर्ड थ्योरम से बहुत इजीली दिखा पाते हैं, बस 3-4 लाइन का प्रूफ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थर्ड थ्योरम से ही प्रूव करना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये आपको काफ़ी सवालों में हेल्प करेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर आप लोगों ने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। प्रूफ मैंने आपको दिया है सब कुछ रिटन नोट्स में, बस मैं आपको समझाऊंगा हो क्या रहा है इसमें। ये कह रहा है कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, ठीक है। अब आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करते हो, मान लेते हैं ये आता है डी पे, ठीक है, इसके सामने वाली साइड पे डी पे मिलता है। तो जिस एंगल को बाइसेक्ट किए हो आप, उसको बनाने वाली साइड्स का रेशियो, मतलब एंगल ए को बनाने वाली साइड ए बी है और ए सी है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा ए बी रेशियो ए सी, ये होगा, ये अपने इसका जो बाइसेक्टर है साइड, सामने वाली साइड को जिस रेशियो में तोड़ता है, मतलब किस रेशियो में तोड़ता है सामने वाली साइड बी सी को, ये तोड़ता है बी डी रेशियो डी सी, करेक्ट। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी ट्रायंगल ए बी सी का, किसी एक एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो, अगर पहले हमने ए बी लिखा तो आप याद रखना पहले बी डी होगा, फिर ए सी है तो डी सी होगा।
तो सामने वाली साइड को इसी रेशियो में ये डिवाइड करता है। तो ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी होगा। सिंपल प्रूफ है इसका। बस जब ये प्रूव करेंगे हम, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। ठीक, तो आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे हम ए डी के पैरेलल ही सी से कोई एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस ए बी को आगे बढ़ा देंगे जहाँ कहीं भी वो उससे मिले। सही है। हम क्या किए थे, सी से एक लाइन खींचे थे जो कि डी ए के पैरेलल होगी। मान लो आप ये लाइन ई है, सी ई, हमने सी ई खींचा किसके, डी ए के पैरेलल, और बी ए को एक्सटेंड किया जो वहाँ पे मिलती है। तो हम कर क्या देंगे, जब ये पैरेलल था, आप यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, और ये वाला एंगल अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4। तो पहले हम ये ले लेंगे कि ए डी पैरेलल ई सी है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल से, और फिर दिखा देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल और ये क्या है, दूसरा ट्रांसवर्सल लेके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 1 इक्वल टू 4 आया, 2 इक्वल टू 3 आया, और 1 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो 4 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और 3 4 अगर इक्वल होंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ए ई इक्वल टू ए सी मिल जाएगा। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हो कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। तो एक्चुअली हमने प्रूव क्या कर दिया कि ये जो हमारा ए ई था वो इक्वल टू हो गया ए सी के। अब आप देखो इसका हम फायदा कहाँ लेंगे, पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे, बी ई सी, पूरा ट्रायंगल बी ई सी में हमने कंस्ट्रक्शन से ही हमारा जो ई सी है वो डी ए के पैरेलल है, करेक्ट। तो थर्ड थ्योरम से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी सी, करेक्ट। बी ए रेशियो ए ई इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी। अब उसमें हम अब जैसे ही दिखा देंगे कि बी ए अपॉन ए ई इक्वल टू, या इसे ए बी लिख दो आप, ए बी रेशियो ए ई इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा, अभी बी ए में लिखता हूँ बी ए ताकि आपको दिखते रहे सिमेट्री। बी ए रेशियो ए ई इक्वल टू होगा बी डी रेशियो डी सी, बी डी रेशियो डी सी, करेक्ट। या ये इम्प्लाई करेगा, बी ए को मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी रेशियो, अब आप ए ई को लिख सकते हो ए सी, चूँकि दोनों इक्वल आप प्रूव कर चुके हो। ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा बी डी रेशियो डी सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या होता है कि ये जो लाइन हमने एक्सटेंड की थी ए ई को, उसे दिखा देते हैं ए सी के इक्वल। कैसे, बस डी ए के पहले ई सी को खींच के। और जब हम इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई एंगल है उसको बनाने वाली साइड्स क्या करती हैं, सामने वाली साइड, इसको मिलाने वाली साइड से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये वाली सामने वाली साइड्स को इसी रेशियो में डिवाइड करता है, इसको मिलाने वाली साइड के रेशियो में। तो हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो हमें गिवन होगा ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी, करेक्ट। तो हमें प्रूव करना होगा 1 इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं, पहले से ए सी के इक्वल ही ए यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस देखना है। यहाँ पे हम ए सी को ए के इक्वल पहले ही खींचते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हम इसे दिखा पाएंगे। बी ए टू ई सच दैट एस इक्वल टू ई था। अब यहाँ पे ये सिंपल प्रूफ था, मैंने आपको क्या किया था, यहाँ से दिया था, तो ये भी आप कन्वर्स दिखा लेते हो, ठीक है। अभी आपको कुछ और एग्जांपल्स बताने थे, जैसे आपके बुक में होगा एग्जांपल नंबर 17, कुछ चीज़ें मिस हुई थी जो आपको फिर से बताना है। ये था एग्जांपल नंबर 17 कि कोई एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम मतलब क्या होगा, कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा और बाकी जो दो होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे ये ए बी सी डी कोई एक ट्रेपेजियम है, तो ए बी पैरेलल सी डी है और ए डी बी सी पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूव कर देना होगा कि अगर हम इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को मिलाएं, मान लो आप इसका मिड पॉइंट ई था और बी सी का मिड पॉइंट एफ था, अगर हम इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन आती है वो क्या होगी, ए बी और सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐसी चीज़ प्रूव करना होगा किसी क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम में,
तो आप करो क्या, किसी एक डायगोनल को मिला दोगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, AC को मिला दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि एक बार आप ट्रायंगल ले लेते हो ACD को, करेक्ट, ACD, नॉन प्रेसिडेंट था रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें दो बातें थी। यहाँ पे हमें जो गिवन था, जो गिवन होगा वो होगा E and F are midpoint of AD and BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये E और F जो हैं AD और BC के मिड पॉइंट हैं। और एक चीज़ गिवन है, जो EF है ये पैरेलल किसी एक साइड के पैरेलल देगी, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल। या अब किसी एक के देखो तो वो दोनों हो ही जाएगा। मान लो आप EF पैरेलल किसके दिया है, CD पैरेलल AB, तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है DE अपॉन EA इक्वल टू CF अपॉन FP। ये चीज़ प्रूव करना है कि किसी ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल साइड के पैरेलल हमने एक कोई साइड खींची और इस तरह की वो मिड पॉइंट को मिला है, मतलब मिड पॉइंट को मिलाती भी हो लाइन और पैरेलल भी हो, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड थी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है इस लाइन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल मिला दिया। अब आप एक बार ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ACD। तो ACD में मान लो आपको ये पॉइंट G पे कट करता है, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सही है। यहाँ से ये निकल जाएगा, आप निकाल पाओगे AE रेशियो ED इक्वल टू AG रेशियो GC। अगेन अब आप एक दूसरा ट्रायंगल लो जिसमें यही सेम ये डायगोनल हो और साइड अब ये वाली हो जाए। हम दो ट्रायंगल चूज करते हैं, एक ट्रायंगल में ये नॉन पैरेलल साइड और यही डायगोनल। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें यही डायगोनल हो और दूसरे नॉन पैरेलल साइड हो। अब सीधे दिख रहा है मुझे ACB, पहली बार हमने लिया था ACD, दूसरी बार लेंगे ACB, ठीक है। तो इसमें हमारी जो कंसीडर्ड साइड होगी BC, यहाँ पे कंसीडर्ड साइड क्या थी AD, और दोनों में कॉमन हमारा डायगोनल क्या है AC, करेक्ट, बहुत आसानी से प्रूव होगा। अब आप ट्रायंगल लोगे ACB, अगेन यहाँ पे ये क्या है, AB को हम बेस लेते हैं, तो AB पैरेलल GF है जो कि हमें दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CG रेशियो GA इक्वल टू, या वही लिखो आप, AG रेशियो GC इक्वल टू BF रेशियो FC होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाओगे तो यही रेशियो इसी रेशियो के इक्वल था, और इस साइड के भी रेशियो जो होंगे इसी साइड इसी डायगोनल के जो रेशियो हैं उसके इक्वल आएगा। तो 1 और 2 का एप्लीकेट करोगे तो DE रेशियो EA इक्वल टू CF रेशियो FB आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरह इसका कन्वर्स भी है। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन के बारे में, वो भी आपके बुक में दिया है, वो एग्जाम्पल नंबर 18 है, ठीक है, उसे भी आप पढ़ लोगे। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि फिर से जब मैं